Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about Karl Marx concept of historical materialism. सबसे पहले तो जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की एक्सटेंशन है। अगर आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ना है तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने वो अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है दैट रिप्रेजेंट्स द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म, while historical materialism represents its scientific और empirical basis. in other words हम ये भी कह सकते हैं जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है वो मार्क्स की फिलोसफिकल स्पेकुलेशन का रिजल्ट है, बट जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो सोशल और हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है, जैसे एक एम्पिरिकल साइंस हो गई। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्सटेंशन है किसकी? प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ एंड इट्स इवोल्यूशन। जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है? सोशल इवोल्यूशन किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ सर्टेन परमानेंट लॉज ऑफ सोशल चेंज। कुछ सोशल चेंज के लॉज जो परमानेंट हैं उनके बेसिस पे ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अपना एक्सप्लेन करना चाहता है कार्ल मार्क्स। इन द वर्ड्स ऑफ प्लेमेनिट्स के वर्ड में हम ये कह सकते हैं जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ मार्क्सिज्म। प्रोफेसर GDH कोल क्या कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को? द रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इनकी डेफिनेशंस हैं। सिंपल वर्ड में हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को क्या कह सकते हैं? दैट इट इज़ एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस फिनोमिना ऑफ हिस्ट्री। जितने भी फिनोमिना है हिस्ट्री के, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये उनकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है। ये सिंपल ट्रुथ के साथ स्टार्ट हुई दैट जो एक आदमी है वो किस लिए जीता है? वो खाता है तो जीता है, खाने के लिए जीता है, और जो उसका सर्वाइवल है वो जो जीता है उसके जो बेसिस हैं दैट डिपेंड्स ऑन द सक्सेस विद विच ही कैन प्रोड्यूस व्हाट ही वांट्स। जैसा उसका रहना सहना है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी सक्सेस पे, जो वो प्रोड्यूस करता है, जो वो चाहता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स प्रोडक्शन जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। मार्क्स जो हैं ही डिवाइड्स द हिस्ट्री इनटू 4 स्टेजेस। वो हिस्ट्री को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को वो एशियाटिक स्टेज कहते हैं जिसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म सोसाइटी कहा गया है। सेकेंड इज़ एंशिएंट सोसाइटी जिसको स्लेव अर्निंग सोसाइटी कहा गया है। थर्ड इज़ फ्यूडल सोसाइटी एंड द फोर्थ वन इज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अपनी इन 4 जो स्टेजेस है सोसाइटी की, इसमें मार्क्स ने 2 ग्रुप के बारे में बात किया है। एक आता है हमारा हैव्स और दूसरा आता है हमारा हैव्स नॉट। हैव्स क्या हो गए? सबसे पहले हैव्स हो गए हु हैव गुड इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हो गया? मनी। जो रिच क्लास हो गए वो हो गए हैव्स में, जैसे कि मास्टर्स हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, बुर्जियोइस, कैपिटलिस्ट, ये सब आते हैं हैव्स में। और हैव्स नॉट में क्या आ गए? वो पीपल दे डोंट हैव गुड इकोनॉमी, वो आ गए हैव्स नॉट में। लाइक पुअर पीपल, एग्जाम्पल के तौर में जैसे स्लेव्स हो गए, सर्व्स हो गए, प्रोलिटरेट हो गए, वर्कर्स हो गए। सबसे पहले वो प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज थी प्रिमिटिव सोसाइटी, मार्क्स ने अपने प्रिमिटिव सोसाइटी में ओल्डर टाइम्स के बारे में बात किया है। ये फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी दैट वाज अ क्लासलेस सोसाइटी। इसका मतलब था कोई भी क्लास नहीं थी वहाँ पर, ना पुअर था ना रिच था। एवरीथिंग बिलोंग टू एवरीवन। जितनी भी चीज़ें थी वो सबसे बिलोंग करती थी। लाइक आज अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, हमारी बाउंड्री है, तो हम बोलते हैं ये नहीं हमारा घर है, हमारी बाउंड्री है। पर वहाँ ऐसा नहीं होता था, कोई कहीं भी रह लेता था। लाइक अगर एक पेड़ हम लगाते हैं अभी तो हम बोलेंगे नहीं इसका फ्रूट हम खाएंगे क्योंकि ये हमारा ही है। हमारी जगह पे कोई फ्रूट होगा तो वो हमारा ही है। पहले ऐसा नहीं होता था, हर चीज़ सब लोगों को कॉमन होती थी। नो रूल, कोई भी रूल नहीं था। इसका क्या मतलब था कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करता। लाइक नो वन इज़ गवर्निंग विच मीन्स नो एक्सप्लॉइटेशन। सेकेंड स्टेज हमारी थी एंशिएंट सोसाइटी की, जिसे स्लेव अर्निंग सोसाइटी भी कहा जाता था। कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जो पीपल थे दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टी रखने लगे। दे स्टार्टेड कन्क्वेरिंग एवरीथिंग। हर चीज़ को वो कन्क्वेर करने लगे, ये मेरा है, ये तेरा है, वो तू ले ले, ये मुझे दे दे। अदर पीपल बिकम डिपेंडेंट ऑन देम।
लाइक अगर एक पर्सन है, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, वो अगर वहाँ पर एग्जांपल ले लो, वहाँ खेती करना चाहता है, अकेले तो कर नहीं पाएगा, उसे लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो पर्सन क्या हो गया, वो एम्प्लॉयमेंट देना शुरू हो गया और लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए। हम इसकी खेत में जाकर खेती करेंगे और ये हमें पैसे देगा। लाइक पीपल स्टार्टेड डिपेंडेंट ऑन देम। दोस्त हु हैड कंट्रोल एवरीथिंग एंड हैव प्रॉपर्टी बिकेम रिच। जिनका कंट्रोल था सब चीज़ों पे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो रिच बन गए और उन्हें मास्टर्स कहा गया। जो पुअर थे, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जो रिच क्लास पे डिपेंडेंट थे, उन्हें स्लेव्स कहा गया। इस स्टेज में देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ मनी। मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था। पीपल रिच थे कि उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। डिवीजन जो थी दैट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। व्हेन ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन रीच्ड इट्स पीक, जब एक्सप्लॉयटेशन होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी, जो स्लेव्स थे दे रिवॉल्टेड एंड वांटेड टू वर्क इंडिपेंडेंट ऑन फील्ड। जो स्लेव्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया और वो क्या चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें, हम किसी के अंडर काम ना करें। और वो थर्ड स्टेज इज़ फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी में क्या हुआ, कुछ लोगों के पास लैंड आ गई। जिनके पास लैंड थी उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स या लैंडलॉर्ड कहा गया। जो पहले मास्टर्स थे वो अब क्या बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स। और जो स्लेव्स थे पहले एंशिएंट सोसाइटी में, वो क्या बन गए, सर्व्स। जो सर्व्स थे दे कल्टिवेट लैंड एंड दे गेट द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। अब यहाँ पर जो सर्व्स थे वो लैंड को कल्टिवेट करने लगे और उनको जो प्रोड्यूस था उसका जैसे 1/4 हिस्सा दे दिया गया या 1/10 हिस्सा दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, उनको शेयर मिलने लगा। मनी नहीं दी जाती थी। कुछ समय बाद जो लॉर्ड्स थे वो दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर, उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए था। सर्व स्टार्टेड फीलिंग एक्सप्लॉइटेड। जो सर्व्स थे उन्हें ऐसे लगने लगा कि हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, एज दे वर नॉट इवन एबल टू मीट देयर सब्सिस्टेंस। वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। कंटिन्यू स्ट्रगल रहा दो क्लासेस के बीच। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उन्होंने फैक्ट्री बना दी, फैक्ट्री डेवलप कर दी, दे रिक्वायर्ड लेबर्स, उनको लेबर चाहिए थी। एक अप्रोप्रिएट टाइम में क्या हुआ, क्या होगा, उस स्टेज में क्या हुआ होगा, मार्क्स इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो सर्व्स हैं दे विल रिवॉल्ट, वो रिवॉल्ट करेंगे और फैक्ट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे कि हमारी बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो सर्व्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतनी सी तो मनी दे दो, कम से कम हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, हम लो वेजेस देंगे और लो वेजेस पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेज हमारी क्या आ गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो गया कि जो मैन्युअल लेबर वाला कंसेप्ट था दैट केम टू एन एंड। इन दिस स्टेज प्रोडक्शन वॉज डन बाय मशीन्स। मशीन्स के द्वारा जो प्रोडक्शन थी वो होने लगी। मशीन्स हैव रिप्लेस्ड पीपल। मशीन्स ने पीपल को रिप्लेस्ड कर दिया। अर्स्टवाइल जिन्हें जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कैपिटलिस्ट बन गए। जो रिच थे जिनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या कहा गया, बुर्जुआइज। और पुअर पीपल जो सबसे पहले स्लेव्स थे फिर वो सर्व्स बने और यहाँ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उन्हें प्रोलेटरेट कहा गया, देवर पुअर। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था दैट वाज इंडस्ट्री। जितना भी प्रोडक्शन था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री। इस स्टेज में जो वर्कर्स थे दैट वर फ्री टू सेल लेबर बट गेट ओनली सब्सिस्टेंस वेजेस इन रिटर्न। जो वर्कर्स थे वो तो काम कर रहे थे, दिहाड़ी लगा रहे थे, अपनी लेबर कर रहे थे, बट उनको सिर्फ सब्सिस्टेंस वेजेस ही मिली रिटर्न में। लाइक उनसे अगर वो 1000 रुपये का काम निकाल रहे हैं उनको वो 200 रुपये ही दे रहे हैं। तो इसलिए जो वो थे वो भी अब एक्सप्लॉइट फील करेंगे ही। ग्रेजुअली जो कैपिटलिस्ट थे दे बिकम एक्सप्लॉइटेटिव। जो कैपिटलिस्ट थे वो भी एक्सप्लॉइटेटिव हो गए। वर्कर्स वर अनेबल टू फुलफिल देयर डिमांड्स। वो अपने डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। मार्क्स जो है ही क्रिटिसाइजेस कैपिटलिस्ट सिस्टम। उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है दैट वाज वर्स्ट। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बहुत ही वर्स्ट था, बहुत ही गंदा था। मार्क्स जो था ही वर्कड होल डे, ही हैड नो स्पेयर टाइम। इंडस्ट्रियल सिस्टम हैड मेड ह्यूमन्स एज मशीन्स। मार्क्स जो थे वो पूरा दिन काम करते थे, उनके पास स्पेयर टाइम नहीं था और इसके अतिरिक्त उसके बाद भी उनको
लो वेजेस मिल रहे थे, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था उन्होंने ह्यूमन को एक मशीन की तरह बना दिया था। अब लास्ट स्टेज जिसको सोशलिज़म और कम्युनिज़म कहा गया, मार्क्स ने इस स्टेज के बारे में बात कही है। ये स्टेज आई नहीं है, दिस इज़ अ यूटोपिया मतलब एक इमेजिनरी स्टेज है जिसे मार्क्स क्या सोच रहे हैं। मार्क्स बोलते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ अ चांस बट द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ हिस्ट्री। हर स्टेज में जो डोमिनेंट क्लास है वो डेवलप करती है अपने अपोजिट को, एंड एज अ रिज़ल्ट डोमिनेट करती है वो अपने अपोजिट को। लाइक अगर रिच है तो वो पुअर को डोमिनेट करेगी, और ऐसा रिज़ल्ट दो अपोजिट क्लासेस के बीच हमेशा क्लैश रहता है। लाइक मास्टर्स एंड स्लेव्स के बीच, लॉर्ड्स एंड सर्व्स के बीच, बुर्जुआइज एंड प्रोलेटेरिएट के बीच, इनके बीच हमेशा क्या रहता है, क्लैश रहता है। और न्यू रूलिंग क्लास इमर्ज होगी। कार्ल मार्क्स जो थे ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक यूटोपियन सिचुएशन दी, एक इमेजिनरी प्लेस और अ स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट दिस सिचुएशन हैज़ नॉट कम येट। कार्ल मार्क्स इस स्टेज में क्या कहते हैं कि हम एक ऐसी स्टेज अचीव करेंगे जहाँ पर एवरीवन विल बी इक्वल, हर पर्सन जो होगा वो इक्वल होगा। पीपल रिवॉल्ट करेंगे और देयर विल बी अ ब्लडी रेवोल्यूशन, एक ब्लडी रेवोल्यूशन होगा जहाँ पर जो पुअर हैं वो जितने भी रिच हैं उन सबको मार देंगे और सिर्फ पुअर ही बचेंगे, एंड आफ्टर दैट एवरीवन विल बी इक्वल एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और उसके बाद क्या होगा, एक यूटोपियन सिचुएशन है, ये आई नहीं है, ये एक यूटोपियन सिचुएशन है और सब इक्वल होंगे। पर यहाँ पर मार्क्स ये भी कह रहे हैं कि पुअर जो हैं वो रिच बनना चाहते हैं बट दे डोंट लाइक रिच, वो अमीर बनना चाहते हैं बट उन्हें अमीर नहीं पसंद। इस लास्ट स्टेज में वो क्या बोलते हैं, ही इज़ इमेजिनिंग अ स्टेज वेयर देयर इज़ क्लासलेस सोसाइटी एंड इक्वालिटी स्टेज। क्लासलेस सोसाइटी होगी और इक्वालिटी होगी। कंक्लूजन, मार्क्स के लिए जो थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, वो इस कंक्लूजन में आती है दैट जितने भी ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं, religion हैं, that were based on economic fundamentals with the implication that the economic fundamentals came first। कि रिलीजन से पहले या ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कोई भी है, सोसाइटी है, सबसे पहले इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आती हैं। मार्क्स की जो थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, वो क्या स्टेट करती है दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग है, इनएनिमेट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, that are subject to continuous change, the rate of this change is determined by the law of डायलेक्टिक्स। यहाँ पर हमारा मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ख़त्म होता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक्स की वजह से ही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो डेवलप हुई। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू like this video, just do a share and subscribe. Thank you.